नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास के अंदर अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिगम का सोपान सिद्धांत पहले हम पढ़ते हैं। अधिगम का सोपान सिद्धांत। अधिगम का सोपान सिद्धांत हमारा टॉपिक है, अधिगम का सोपान सिद्धांत। ये जो सोपान सिद्धांत है ये रॉबर्ट गैने ने दिया है। रॉबर्ट गैने ने दिया है। इसके प्रतिपादक है, ये प्रतिपादक है रॉबर्ट गैने। प्रश्न आता कब दिया है? 1965। कब दिया? 1965 में दिया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी आप साधारण भाषा में इसे कह सकते हैं अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्त, अधिगम की शर्त के नाम से भी इस सिद्धांत, इस पुस्तक को जाना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। इस बुक में रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार बताए हैं। बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में हम उनको समझने वाले हैं। 8 प्रकार बताए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आठ प्रकारों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से मैं शुरू करता हूं, सबसे नीचे से, संकेत सीखना। सबसे पहले संकेत सीखना, ये हो गया है नंबर 1। संकेत सीखना सबसे नीचे है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया, दूसरा आ गया उद्दीपन अनुक्रिया। तीसरा है श्रृंखला। तीसरा आ गया श्रृंखला, ध्यान रखिएगा। चौथा आ जाएगा शाब्दिक सहचर्य। शाब्दिक सहचर्य चौथा आ गया। पांचवा आ जाएगा बहुविभेदन। बहुविभेदन, बहुविभेदन पांचवा। उसके बाद में छठा आ जाएगा संप्रत्यय। संप्रत्यय सीखना, संप्रत्ययी अधिगम। और उसके बाद में आ जाएगा 7 नंबर पर
नियम या सिद्धांत सीखना, नियम या सिद्धांत सीखना, और शीर्ष पर आ जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संकेत सीखना सबसे निम्न प्रकार बताया गया है इसको। निम्न स्तर पर, ध्यान रखिएगा, निम्न स्तर पर संकेत सीखना सबसे नीचे, बेस जिसको हम बात कर रहे हैं, आधार पर इसको माना गया है। शुरुआत हम निम्न स्तर पर करेंगे, निम्न स्तर से करेंगे। इसका एग्जाम्पल है आईपी पावलोव का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो संकेत, या जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर संकेतों के माध्यम से सिखाना या अधिगम। दूसरे नंबर पर बात आई, दूसरा अधिगम का प्रकार बताया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत हैं वो सब उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में आएंगे। व्यवहारवाद के जो सिद्धांत है वो उद्दीपन अनुक्रिया के अंदर आएंगे। तीसरा सिद्धांत है श्रृंखला। श्रृंखला मन क्रमिक। अधिगम हमेशा क्रम से होता है। किसी भी प्रकार से अगर हमें सीखना है तो उसे क्रम के अंदर लिखना पड़ेगा। क्रम होता है जैसे सरल से जटिल की ओर। जो भी बात आती है शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य जो होता है इसके अंदर अलग अलग प्रकार से अधिगम होता है, जैसे कविता द्वारा अधिगम, पाठ पढ़ करके अधिगम, गीत गाकर के अधिगम। शाब्दिक साहचर्य, शब्दों के साथ अधिगम किया जाता है। बहुविभेदन पांचवा। बहुविभेदन का मतलब बालक अधिगम करने के लिए बहुत सारी अलग अलग अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारे कार्य करता है, उनमें से सही को चुनना, जो अधिगम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो उसको चुनना बहुविभेदन होगा। संप्रत्यय सीखना, इसको आप प्रत्ययात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, भावात्मक तरीके से सीखना भी इसको हम कह सकते हैं। कैंडलर महोदय ने इसकी व्याख्या की है, लिख देता हूं मैं। कैंडलर ने इसकी व्याख्या की है और उन्होंने बताया कि जैसे रंग के आधार पर, जैसे लाल है, सफेद है, काला है, हरा है ना, रंग के आधार पर आप किसी भी वस्तु का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये संप्रत्ययात्मक सीखना हुआ, प्रत्ययात्मक सीखना हुआ। फिर हम बात करते हैं नियम या सिद्धांत द्वारा सीखना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे न्यूटन का नियम, है ना। तो ये नियम और सिद्धांत के द्वारा सीखना, इस प्रकार की चीजें इसमें आती है। फिर बात आती है समस्या समाधान, सबसे शीर्ष पर है, सर्वोत्तम इसको माना गया है। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं मैं आगे। अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार, ध्यान रखिएगा, संकेत, अधिगम या सीखना निम्न स्तर हैं, ये सर्वोत्तम स्तर हैं, सर्वोत्तम स्तर है। ये सिद्धांत दिया है रॉबर्ट गेने ने, अधिगम का सोपान सिद्धांत। तो इन्होंने कितने सोपान बताए हैं? 8 प्रकार, चरण या सोपान बताए 8। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्ययात्मक अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये सिद्धांत था रॉबर्ट गेने का, जो उन्होंने 65 में दिया है उन्होंने, अधिगम का सोपान की सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत के बारे में। अधिगम का
अगला सिद्धांत। अगले सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला सिद्धांत है तल रूप का सिद्धांत, अधिगम का तल रूप सिद्धांत। अधिगम का तल रूप सिद्धांत। अधिगम का तलरूप सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तलरूप सिद्धांत, पहला प्रश्न आता है किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रतिपादक है कूट लेविन। कूट लेविन। प्रश्न आता है कब दिया है इन्होंने, तो 1917 में दिया है, 1917 में। फिर प्रश्न आता है कि ये कूट लेविन महोदय क्या थे, याद रखिएगा ये रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, कूट लेविन महोदय की मैं बात कर रहा हूं। कूट लेविन महोदय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। सामाजिक मनोविज्ञान, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो संगठनात्मक विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। और तीसरे नंबर पर जब बात आती है तो हम बात करते हैं समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। लिख देता हूं मैं यहां पर संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक विकास। तीसरे नंबर पर आ जाएगा समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता। इन तीनों का प्रतिपादन कूट लेविन ने किया है। इन तीनों का प्रतिपादन, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, इन तीनों का प्रतिपादन कूट लेविन ने किया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये जो तलरूप का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत। इसी सिद्धांत को तलरूप सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को 3 फेज थ्योरी भी कहते हैं। 1 2 3 4 ये सभी नाम इसके हैं। ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत को टोपोलॉजिकल इस सिद्धांत को टोपोलॉजिकल सिद्धांत भी कहते हैं और वेक्टर साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा टोपोलॉजिकल सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और वेक्टर साइकोलॉजी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम
कूट-लेविन के इस सिद्धांत के बारे में है। एक बार वापिस सुन लीजिएगा आप इन नामों को। क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, थ्री फेज थ्योरी, टोपोलॉजिकल सिद्धांत और वेक्टर साइकोलॉजी सिद्धांत। हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल सिद्धांत। टोपोलॉजिकल सिद्धांत का मतलब होता है तल रूप। टोपोलॉजिकल का मतलब होता है तल रूप। फिर शब्द है वेक्टर, तो लक्ष्य से प्राप्त करने की जो शक्ति होती है, लक्ष्य से प्राप्त करने की जो अधिगम की जो शक्ति होती है, उसे वेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कूट-लेविन महोदय हैं, इनका मानना था कि उद्देश्य जो है कभी कभी धनात्मक होते हैं और कभी कभी ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छी लाइन है, लिख दीजिएगा। कूट-लेविन के अनुसार उद्देश्य कभी धनात्मक व कभी ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य कभी धनात्मक व ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी भी बालक के जीवन में कठिनाई आती है, बालक के जीवन में कठिनाई आती है, तो उसे प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, उसे अच्छा वातावरण मिलता रहना चाहिए। अगर उसे अच्छा वातावरण मिलता है, अगर उसे अच्छी प्रेरणा मिलती है, तो उससे अधिगम हमेशा बना रहता है, निरंतर होता रहता है, अधिगम लगातार होता रहता है। अगर उस समय उसे प्रेरणा नहीं मिले तो याद रखेगा अधिगम निष्क्रिय हो जाएगा, सीखना बंद हो जाएगा। यही बात कहने का प्रयास किया, उद्देश्य कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कूट-लेविन महोदय ने अधिगम के 4 चरण बताए हैं। अधिगम के चरण 4 चरण बताए हैं। नंबर 1 आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर। नंबर 2 आकर्षक उद्देश्य, आकर्षक उद्देश्य। नंबर 3 स्मृति की गति, स्मृति की गति। और नंबर 4 पुरस्कार व दंड, पुरस्कार व दंड। ये 4 अधिगम के चरण बताए हैं। पहली बात इन्होंने की आकांक्षा का स्तर, यानी प्रत्येक बालक जो होता है वो अपने हिसाब से अपनी आकांक्षा को तय करता है। आकांक्षा का स्तर जो है बालक अपनी बुद्धि के अनुसार तय करता है, ठीक है। आकर्षक उद्देश्य, प्रत्येक बालक जिस उद्देश्य का चयन करता है वो उद्देश्य आकर्षक होना चाहिए, ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक जो है वो तैयार रहे और जी जान से मेहनत करे। स्मृति की गति, किसी भी बालक की जो स्मृति की गति है वो लक्ष्य से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर याददाश्त जो है, याद करने की जो क्षमता जो है अगर बहुत तेज है तो लक्ष्य को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करते हैं, और अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसे लक्ष्य प्राप्त करने के अंदर दिक्कत होती है। पुरस्कार व दंड, जब अधिगम सकारात्मक हो रहा हो, अधिगम को तेज करना हो, तो उसे प्रेरित करना जरूरी होता है, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और बालक को मोटिवेशन पुरस्कार के द्वारा दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन पुरस्कार के द्वारा दिया जा सकता है। उससे अधिगम की गति
तेज होगी। कई बार बालक गलत राह पे चला जाता है तो उसे दंड नामक पुनर्बलन दे करके भी उस गलती को करने से रोका जा सकता है, उस गलती के दोहरान को रोका जा सकता है, उसमें कमी लाई जा सकती है। तो ये तो अधिगम के 4 चरण बताएं। ध्यान रखिएगा, अधिगम के सिद्धांतों में सर्वोत्तम सिद्धांत, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत इसी अधिगम के तलरूप सिद्धांत को कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, माना जाता है। इस कूट लेविन के तलरूप सिद्धांत को अधिगम का सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसी सिद्धांत के अंदर कुल मिला के बालक को प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, ऐसा मानना था कूट लेविन का कि बालक को लगातार जो है वो प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। कूट लेविन महोदय ने कहा कि व्यवहार व्यक्ति व वातावरण का उत्पाद है। इनका मानना है व्यवहार व्यक्ति व वातावरण का उत्पाद है। वातावरण पर ज्यादा फोकस रहा है। ध्यान रखिएगा, वातावरण पर ज्यादा फोकस रहा है कूट लेविन का। आगे बात करते हैं हम लोग, अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा है। अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा है। कूट लेविन महोदय ने अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा है। सापेक्षिक प्रक्रिया यानी किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उस कार्य को हम भी सीख भी रहे होते हैं। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उस कार्य को करते समय हम अधिगम भी कर रहे होते हैं, हम सीख भी रहे होते हैं। सापेक्षिक प्रक्रिया है। फिर बात करी इन्होंने कि बालक अपने उद्देश्य से प्रेरणा प्राप्त करता है। बालक अपने उद्देश्य से प्रेरणा प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना है। जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना। ध्यान रखिएगा, यानी वातावरण को अधिगम का आधार माना है कूट लेविन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न बन सकता है कि बताइए कूट लेविन ने अधिगम का आधार किसको माना? वातावरण को माना है। ध्यान रखिएगा, मोस्टली इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कूट लेविन ने अधिगम का आधार किसे माना है। तो ध्यान रखिएगा, वातावरण को अधिगम का आधार माना है। यहां पर भी वातावरण शब्द आया है। आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले एक शब्द लिखा था वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? लक्ष्य के पास ले जाने वाली जो शक्ति होती है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली जो शक्ति होती है, उसे वेक्टर्स कहते हैं। लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति। जैसे आपका गोल है
रेट। अब ये आपका क्या हो गया, लक्ष्य। इस लक्ष्य के पास ले जाने के लिए आपके अंदर जो शक्ति आती है, 10-10 घंटे पढ़ना, 15-15 घंटे पढ़ना, ये जो शक्ति है, इस शक्ति को आप वेक्टर्स कहेंगे। फिर एक शब्द आता है कि प्रत्यक्षीकरण प्रेरणा पर इन्होंने बल दिया है। एक तो प्रत्यक्षीकरण और एक प्रेरणा, इन दोनों पर कूट लेविन ने अधिक बल दिया है। ध्यान रखना, प्रत्यक्षीकरण और प्रेरणा पर। यानी कूट लेविन का मानना है कि अगर किसी भी वस्तु को आप प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से देखते हैं, फिर क्रिया करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अधिगम सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रेरणा, मैंने आपको पहले ही कहा, कूट लेविन का मानना है कि बालक को या किसी व्यक्ति को जीवन भर प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, ताकि अधिगम निरंतर होता रहे। लर्निंग जो है वो सतत प्रक्रिया है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, सउद्देश्य प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसके लिए बालक या व्यक्ति को मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। तो ये सिद्धांत है क्षत्रिय सिद्धांत या तलरूप का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने बात करी, या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, या 3 फेज थ्योरी का सिद्धांत, या टोपोलॉजिकल सिद्धांत, या अपन बात करें वेक्टर साइकोलॉजी। कूट लेविन ने 1917 में दिया है। आज के इस भाग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।